स्पेक्यूलेटिव ट्रेडिंग के ऊपर सेबी का एक और अपडेट आज के दिन आया है। ऑल्दो मार्केट भी आपको दिखेगा कि पूरी तरह से क्रैश डाउन हुआ है और 79,800 का ट्रेंड जो मैंने आपके साथ इस वीकेंड पे डिस्कस किया था और फ्राइडे के दिन भी कि यहां पर सिचुएशन कुछ खास अच्छी नजर नहीं आ रही। ऑल्दो इस चीज सबको क्लियर थी कि भाई मार्केट गिरेगा ही गिरेगा, क्रैश आएगा ही आएगा, लेकिन इस मार्केट क्रैश में ना कुछ अलग है आज के दिन, क्योंकि कैंडल्स ये शो नहीं कर रही है कि अब ये गिरावट और ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि सिचुएशन में कोई चेंज नहीं है। लेकिन कैंडल्स का जो फॉर्मेशन है वो कहीं ना कहीं आपको एक स्टेबिलिटी शो कर रहा है। ऑल्दो गिरावट है, क्रैश है, फॉल डाउन है, गैप डाउन भी है, लेकिन स्टिल कैंडल्स का जो फॉर्मेशन अभी तक बना हुआ है, लगभग 12 बज रहे हैं, वो ये चीज इंडिकेट कर रहे हैं कि भाई स्टेबिलिटी मिलेगी। अब अगर आप लोगों ने कल के दिन का बीएससी का वीडियो देखा होगा तो ये कुछ कैंडल्स और ये कुछ लेवल्स है जो आपको यहां पर हमने डिस्कस किए थे कल के वीडियो में। 79,800, 2620 और 2720, ये पूरी पोजीशन कल मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस करी थी बीएससी लिमिटेड में क्या क्या हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है। और मार्केट सेंसेक्स का इंपॉर्टेंट ट्रेंड 79,800 का, जो कि साल 2025 के लगभग 4 से 5 महीने का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन बेस था 79,800 और 2620 आज के दिन बीएससी लिमिटेड और दोनों सेंसेक्स इसी ट्रेंड के पास काम करते देखने को मिल रहे हैं। ये है आपका सेंसेक्स जो कि 79,800 के ट्रेंड को आज के दिन तोड़ते हुए 78,000 तक चला गया था। लेकिन एक चीज तो आप इस चैनल पर सीख ही चुके होंगे कि कोई भी लेवल, कोई भी बेस जब आपका टूटता है तो वो एक बार स्टेबिलिटी बनाने के लिए जरूर आता है। फिर चाहे वो गैप डाउन ओपनिंग हो जैसे आपको यहां आज के दिन देखने को मिली, या फिर एक बड़ा क्रैश डाउन हो, उसके बाद वापस जरूर आता है स्टेबिलिटी बनाने के लिए। तो कहीं ना कहीं यही चीज आज के दिन सेंसेक्स में हुई। 79,800 आपका टूटा जरूर, लेकिन वापस से स्टॉक मार्केट को पंप मिला यहां पर और फिर से आपको मार्केट कहीं ना कहीं 79,800 के ऊपर ही मिल रहा है। अब ये जो स्टेबिलिटी है ना, ये इंडिकेट कहीं ना कहीं कर रही है एक छोटा सा मोमेंटम बनाने की 79,800 की तरफ। यही चीज कल के दिन मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस भी करी थी कि कोई भी ट्रेंड आपका टूटता है ना इस क्रैश के अंदर और उसके अगले सेशन में अगर आपको स्टेबिलिटी नजर आए तो भैया वहां पर सिर्फ और सिर्फ ट्रेडर ही खुश रहेगा। एज एन इन्वेस्टर आपको शायद अभी कुछ भी देखने को ना मिले पॉजिटिव टुवर्ड्स योर साइड, क्योंकि एज एन इन्वेस्टर आपको क्या करना है, इन्वेस्ट करना है, एंट्री करनी है और फिर आपको वेट करना है महीना 2 महीना या जो भी आपका इन्वेस्टमेंट का पर्पस है। ट्रेडर का क्या होता है, अभी एंट्री करी या तो वो आधे घंटे में एग्जिट कर देगा या 5 मिनट में कर देगा या 1 घंटे में या कल कर देगा या दिन के आखिर में कर देगा वो एग्जिट। ये होता है ट्रेडर का काम। तो अगर आपको इस तरह की कैंडल मिले वेडनेसडे के दिन, इसका मतलब ये है कि भाई ये स्टेबिलिटी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ 79,800 का जो आपका इंपॉर्टेंट बेस है वहां पर स्टेबिलिटी है और उसके बाद सिचुएशन क्योंकि सेम है तो आपको वहां से गिरावट देखने को मिलेगी। यही चीज बीएससी लिमिटेड के साथ में भी है। 2620 अभी आप लोगों ने स्क्रीन पर देखा, क्योंकि 2720 के बाद ये इंपॉर्टेंट बेस है तो यहां पर आपको कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बन जाएगा आपका रिजेक्शन कमिंग सेशंस के अंदर, क्योंकि सिचुएशन में कोई बदलाव नहीं है। और सेबी ने एक और रिपोर्ट दे दी है डेरिवेटिव ट्रेडिंग को लेकर के। अभी मैं आपको दिखाता हूं, चिंता मत करो, एक सब्सक्राइब कर दिया करो यार, आई एम NISM 7 सर्टिफाइड, ठीक है, एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यहां अगर 2620 आपका टूटता है तो बीएससी लिमिटेड एक डाउनवर्ड वेजेस पैटर्न की तरफ जा सकता है। तो यहां आपको बहुत ज्यादा एग्जिट्स देखने को मिल सकता है, जो कि एक अच्छा साइन नहीं होता किसी भी चार्ट के लिए। अब ये है आपकी कुछ रिपोर्ट्स। पहले तो यूएस ईरान टेंशन ये खत्म होने वाली नहीं है। ट्रंप ने यहां पर एक तरह से शपथ ले ली है, एक शपथ ले ली है ट्रंप ने कि वो बदला लेगा ही लेगा। किसका बदला लेगा? ईरान के हमलों में सर्विस मेंबर्स मरे हैं कुछ यूएस के। अब यूएस कह रहे कि भाई इसका तो मैं बदला लेकर के ही रहूंगा। आपको मालूम नहीं होगा अगर इस चीज के बारे में, तो मैं आपको एक पॉइंट बताता हूं। वर्ल्ड वॉर 2 और वर्ल्ड वॉर 1, ठीक है, ऑल्दो वर्ल्ड वॉर 1 में यूएस डायरेक्टली तो नहीं आया था, बट वर्ल्ड वॉर 2 में यूएस डायरेक्टली आ गया था। जर्मनी ने एक शिप गिराया था, वर्ल्ड वॉर 1 की बात शायद से ये है, जहां पर यूएस के ना कुछ पैसेंजर्स थे उस शिप के अंदर। तो यूएस ने डायरेक्ट उस समय धमकियां देनी स्टार्ट कर दी थी। तो मतलब यूएस का अगर एक भी बंदा दुनिया में कहीं भी कुछ भी वॉर के टाइम पर मरता है ना,
तो भाई यूएस पूरा उसके पीछे पड़ जाता है। तो उस टाइम भी जब वर्ल्ड वॉर वन में आपकी वॉर जब रुकी थी तो कहीं ना कहीं वही चीज आपको देखने को मिली थी यूएस की तरफ से। वर्ल्ड वॉर टू का तो आपको पता ही है, हिरोशिमा एंड नागासाकी, लिटिल बॉय एंड फैटमैन, ऐसे करके दो नाम थे आपके एटॉमिक बॉम्ब्स के। तो ट्रंप ने यहां पर ईरान के वॉर में एक बार फिर कह दिया कि भाई मेरे कुछ लोग मरे हैं, अब आपको इसका हर्जाना तो भुगतना पड़ेगा। और एक चीज और यहां पर आप नोट करना कि ये लड़ाई इस तरह से खत्म होने वाली नहीं है, क्योंकि यूएस ईरान अटैक एक्चुअल वॉर बनने से पहले ना, एक दिन पहले ट्रंप ने एक बंदे से बात करी, एक रिपोर्ट्स है ये कि इराक का एक पॉलिटिकल लीडर है, मैंने कल भी आप लोगों के साथ डिस्कस किया इस वाली अपडेट को, उसकी रेजीम जो है ना, या उसकी जो आइडियोलॉजी है वो ईरान के सुप्रीम लीडर्स से अलग है। मतलब इराकी लीडरशिप उसकी है और जो आइडियोलॉजी है वो ऐसी है जो कि डोनाल्ड ट्रंप चाहता है ईरान में लेकर के आना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वॉर इतनी जल्दी रुकने वाली नहीं है। और आज भी ट्रंप ने ये स्टेटमेंट दिया है सुबह सुबह कि एक महीने तक तो एटलीस्ट ये सिचुएशन इसी तरह से रहने वाली है, एक महीने तक तो हम हमला करते रहेंगे। तो वो पूरी रिजीम बदलना चाहता है, तो रिजीम रातों रात तो बदल नहीं जाती, ठीक है। ऑल दो अगर कोई प्रेसिडेंट होता तो शायद ये रिजीम बदल जाती, लेकिन ये पूरी एक आइडियोलॉजी है, जिसको आप रिलीजियस आइडियोलॉजी भी कह सकते हो या फिर एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी भी कह सकते हो। तो ओवरऑल एक सोच बदलने में समय लगता है, लेकिन एक लीडरशिप, पॉलिटिकल लीडरशिप या फिर कहो एक प्रेसिडेंट को बदलने में समय नहीं लगता, ठीक है। तो यही चीज ईरान और वेनेजुएला में जो फर्क है ना, वो इसी चीज का है। तो ये सिचुएशन आपकी शायद लंबा चलेगी, तो ऐसे में इन्वेस्टर्स को एंट्री करने से पहले मार्केट में अभी इंतजार करना चाहिए। ट्रेडर तो भाई हर समय आएगा, एंट्री एग्जिट करता रहेगा, उसका तो फायदा है, उसका काम है मार्केट के अंदर यही, ठीक है। सेबी ने अब असेसमेंट रिपोर्ट्स मांगनी स्टार्ट कर दी हैं। डेरिवेटिव मेजर्स के जो डेरिवेटिव मेजर्स रिसेंटली सेबी ने लिए थे, प्रपोज किए थे आपके स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग को लेकर के, ठीक है। तो अब देखते हैं आगे उसका क्या डाटा आता है और उसके बाद क्या कंसल्टेशन होती है सेबी में डेरिवेटिव ट्रेडिंग को लेकर के। तो ये रिपोर्ट आपकी आती है आज के दिन 2 मार्च 7:43 पर, ठीक है। अब सेबी कहता है कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में रिटेल इन्वेस्टर सबसे ज्यादा पैसा नुकसान खाते हैं, क्योंकि वो स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग करते हैं, वो इस वजह से नुकसान खाते हैं। सेबी का कहना है 10 में से 9 ट्रेडर मार्केट में नुकसान खा रहे हैं। वैसे देखा जाए तो ये ना एक तरह की मुझे ना कुछ यूजलेस रिपोर्ट्स लगती है। मुझे इन रिपोर्ट्स में ना कुछ ऐसा नहीं लगता कि सेबी कोई एक्शन ले रहा है यहाँ पर। एक्चुअली में रिस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड करना कोई एक्शन नहीं है। अगर सेबी को एक्चुअल में चाहिए कि स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग के ऊपर रोक लगाए या कुछ एक्शन ले, तो मेरे हिसाब से ना आपको नॉर्म्स बदलने की जरूरत है कि ट्रेडिंग किस पर्सन के लिए अवेलेबल हो सकती है और किस पर्सन के लिए अवेलेबल नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल साउंड माइंड, आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या है, आप कितने पढ़े लिखे हो, लिटरेसी आपकी क्या है, ये सब बेसिस पर अगर सेबी चलाए इन सब रूल्स को, इन नॉर्म्स को अगर सेबी चलाए तो ये ज्यादा बेटर है। क्योंकि भाई कई बार क्या होता है ना, स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग सब करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई भी, हर किसी को पता है कि भाई मार्केट गिरेगा या मार्केट बढ़ेगा। स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग ही स्पेक्युलेटिव होती है एक्चुअल में। मार्केट में कोई खराब न्यूज है, मार्केट गिरेगा, ये एक स्पेक्युलेशन है एक तरीके का। अगर सेबी बोले कि भाई ट्रेडर जो है, जो आपका रिटेल ट्रेडर है, वो स्पेक्युलेटिव ट्रेडिंग करता है और फिर वहां पर नुकसान खा रहा है, तो भैया ट्रेडिंग का काम ही है स्पेकुलेशन करना, कि यहां से पॉसिबिलिटी क्या बनती है उसको ही स्पेकुलेशन कहते हैं। और इसी चीज को सेबी पता नहीं क्या अलग तरीके से क्या करना चाह रहा है। सीरियसली मैंने आज तक ये बात आप लोगों को बोली नहीं, बट अब ये थोड़ी सी ऊपर जा रही है ये बात सर से, कि क्या करना चाह रहे हो। अगर आपको कुछ सीरियसली चेंज लेकर के आना है तो लोगों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन चेक करो कि भाई वो कितना एजुकेटेड है। और वो ऐसे नहीं कि आप घर घर जा जाकर के चेक करोगे या हर किसी के अकाउंट्स में जाकर चेक करोगे। आप ऐसा ही रूल बना दो कि भैया आप अकाउंट ही तब खोल सकते हो जब आप अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशंस की रिपोर्ट्स या डिग्रीज जो है आप सबमिट करोगे। अकाउंट्स खोलने से पहले आपको अपनी स्टेटमेंट देनी पड़ती है 1 साल या 6 महीने की कुछ की, है ना। अकाउंट, डीमेट अकाउंट खोलने से पहले यही होता है। तो आप ये भी करो ना कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपकी क्या है, तभी आप ट्रेडिंग कर सकोगे या इन्वेस्टमेंट्स कर सकोगे। वरना ये तो रूल है मार्केट का यार, कि कोई खोएगा तो ही कोई कमाएगा। तो ये सीरियसली ये रिपोर्ट्स कुछ सेंस नहीं बनता। अगर आपको सीरियसली कोई बड़ा चेंज करना है तो
ये नॉर्म्स के अंदर चेंज करना चाहिए। पढ़ा लिखा होगा इन्वेस्टर, अपने आप ही दिमाग भी होगा अच्छा, वो अपने आप काम करेगा। वरना क्या होता है, कई बार मैं किसी को कह नहीं रहा कि आप ऐसा हो या वैसे हो, मान लो मैं अनपढ़ हूं, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे अगर कोई कुछ कहेगा ना कि भाई देख ऐसे करेगा तो ऐसा हो जाएगा, तो मैं उसकी बात आराम से मान लूंगा। लेकिन एक पढ़ा लिखा बंदा जो होगा ना, उसको किसी के पास जाने की पहली बात तो जरूरत नहीं, ठीक है। लेकिन अगर वो किसी के पास जाएगा भी ना, तो वो हमेशा सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ओपिनियंस लेकर के चलेगा। उसके बाद वो अपने दिमाग से अपना डिसीजन लेगा, क्योंकि वो पढ़ा लिखा है। लेकिन जिसको जो पढ़ा लिखा नहीं है, वो क्या करेगा, वो पहले के पास जाएगा, दूसरे के पास जाएगा, तीसरा, चौथा, पांचवा कहेगा अबे भाई क्या कर रहे हो यार, चलो कुछ भी कर लेते हैं। वो अपना दिमाग नहीं लगाएगा। तो ये चीज अगर बदलनी है तो मेरे हिसाब से नॉर्म्स बदलने जरूरी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन बढ़ानी जरूरी है। रादर देखो क्या होता है ना, कि अब से भी सबके पास जाकर के तो देखेगा नहीं कि भाई कौन सर्टिफाइड है कौन सर्टिफाइड नहीं है, ठीक है। ये तो से भी देखने वाला नहीं है, और ना ही एक इन्वेस्टर देखने वाला है। इन्वेस्टर को ये चाहिए कि भाई मुझे बताओ कि मुझे कहां खरीदना है और कहां पर बेचना चाहिए। तो ये चीजें आपको बदलनी चाहिए कि मार्केट में कोई भी डिसीजन हो, अगर आप सीखोगे समझोगे तो आप खुद से डिसीजन लो, वो आपके लिए बढ़िया है। क्योंकि आगे जाकर के आपको किसी के पास हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई मैं क्या करूं अपने पैसे का, वो जो कि बहुत खराब चीज है। अब बीएसए लिमिटेड में 2620 का ट्रेंड है। कमिंग सेशन में अगर आपके पास रिजेक्शन आ जाता है 2620 पे, इसका मतलब ये है कि आपकी ये गिरावट और बढ़ने वाली है। 2620 के बाद 2520 का आपका नेक्स्ट बेस है। अगर सिचुएशन यही रहती है आने वाले एक महीने तक, तो आप 2340 की तरफ ड्रॉप कर रहे हो। 2340 जो कि 2025 में मेरे ख्याल से जून सितंबर के टाइम पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसोलिडेशन जोन था 2340 के पास में। तो ये आपका क्रूशियल बेस है इस समय 2340 का। बाकी टेंशन जब तक एस्केलेट रहेंगी तब तक आप कहीं पर भी एंट्री नहीं कर सकते, आपको इंतजार करना पड़ेगा। मेरा तो ओपिनियन यही है, बाकी आपका क्या ओपिनियन कहता है कमेंट बॉक्स में आप शेयर कर सकते हो। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, कुछ जानने और सीखने को मिला हो तो एक प्यारा सा सब्सक्राइब जरूर करना। मिलता अगले वीडियो में।